में हमने पढ़ा था कि एक एरिया की पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है। 3 चीज़ों की वजह से एक एरिया की पॉपुलेशन चेंज होती है, बिकॉज ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ये लास्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ आपको। इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। देखो, एक कंट्री के अंदर डिफरेंट एजेस के जो लोग रहते हैं उसको कहते हैं एज कंपोजिशन, ठीक है। और कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग रहते हैं उसको है ना 3 कैटेगरी में बांटा गया है वैसे तो, चिल्ड्रन, वर्किंग एज और एज, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ से, द एज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ द पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन द कंट्री। यानी एक कंट्री के अंदर जो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं उसको हम एज कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। और ये इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पर्सन की एज ये बताती है कि उसे क्या चाहिए या कितना वो काम कर सकता है और एक कंट्री में कितना अपना एफर्ट डाल सकता है, ठीक है। अगर चिल्ड्रन की एज देखें, अगर चिल्ड्रन ज़्यादा हो तो वो डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, इकोनॉमिकली कुछ अर्न वगैरह तो नहीं करते, तो एक तरह से वो डिपेंडेंट होते हैं। एज लोग होते हैं 59 अबव होते हैं, वो भी डिपेंडेंट होते हैं। ये हम देखेंगे, इनकी डेफिनेशन अलग अलग देखेंगे, बट बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए एक कंट्री की एज कंपोजिशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ में और उसकी डेवलपमेंट में। ओके, द नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन फाउंड विद इन द चिल्ड्रन, वर्किंग एज और एज आर नोटेबल डिटरमाइन द सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यानी एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में एज कंपोजिशन बहुत बड़ा एक फैक्टर बनती है, ठीक है, बहुत मेजर रोल निभाती है। अब पहले तो मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन वो लोग होते हैं जो बिलो 15 ईयर होते हैं, यानी ये इकोनॉमिकल अनप्रोडक्टिव होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते अपनी कंट्री में, इतना नहीं अर्न नहीं कर पाते, और इनको फूड चाहिए होता है, क्लॉथ चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होती है, और मेडिकल केयर ज़्यादा चाहिए होती है इनको। वर्किंग एज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। 15 से लेकर 59 तक की जो एज होती है उसको हम वर्किंग एज कहते हैं। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि एक कंट्री को वही आगे ले जाते हैं, एक वर्किंग एज ही आगे ले जाती है क्योंकि ये काम कर पाती है। और बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव, यानी जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए ही ये वर्किंग एज ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और काम भी यही करती है, जैसे कि लिखा है, दे कंप्राइजेस द वर्किंग पॉपुलेशन, इनको माना जाता है। अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज़ एज्ड। एज्ड का मतलब होता है जो अबव 59 होते हैं, ये क्या कर चुके होते हैं, वर्किंग क्लास से बाहर आ चुके होते हैं। यानी वर्किंग पहले थे 59 तक थे, बट 59 के बाद ये 59 तक, जब ये रिटायरमेंट से पहले तो प्रोडक्टिव थे, बट उसके बाद ये थोड़ा सा कम प्रोडक्टिव हो गए, एंड ये अब चाहे तो वॉलंटरीली वर्क करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे 59 एज के अबव भी बहुत सारे वॉलंटरीली वर्क करते हैं, बट ये इतने प्रोडक्टिव नहीं होते जितने वर्किंग एज होते हैं। कहीं ना कहीं आप इस लाइन में पढ़ोगे, बहुत सारी जो चिल्ड्रंस होते हैं और जो ओल्ड एज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं वर्किंग एज के, ठीक है। और ये प्रोड्यूसर नहीं होते, ये चीज़ें बनाते नहीं है। ये जो चिल्ड्रन होते हैं, एज जो लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर होते हैं, ये चीज़ें यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो क्या होता है, इसका मतलब देखो, सेक्स रेशो का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन। यानी एक एरिया की पॉपुलेशन की बात करें तो पर 1000 मेल में, यानी 1000 मेल की बात करें तो उसके कंपैरिजन में कितनी फीमेल है, उसको हम कहते हैं सेक्स रेशो, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इक्वालिटी कितनी है। मान लो एक कंट्री में बहुत ज़्यादा मेल है और बहुत कम फीमेल, तो इसका साफ देखकर ही पता चल रहा है, हम देखकर ही बता सकते हैं कि उस कंट्री में इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी होती तो मेल और फीमेल की जो रेशो होता वो लगभग इक्वल होता, ठीक है। बट अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में भी जो जेंडर रेशो है वो बहुत कम है, ठीक है। अगर मैं 1901 100 साल पहले की बात करें ना, तो 1000 लोगों के, 1000 आदमियों के उस पर 972 फीमेल्स थी। बट आज बात करें 2011 के रेशो की बात करें तो वो गिर चुकी है, 1000 मेल के मुकाबले सिर्फ 940 वुमेन्स है, फीमेल्स हैं, ठीक है। और इसका मेन कारण क्या है, मतलब वुमेन्स की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों है इंडिया में, आप जानते ही हो। पहली बात तो लो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन्स को बहुत ही कम एनकरेज करा जाता है सोसाइटी में। एक लड़के की चाह होती है लोगों को, ठीक है।
एंड इकोनॉमिकली भी कहा जाता है कि वो इतना अच्छा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से डीमोटिवेशन आता है। मेरे कहने का मतलब है कि एक फैमिली ज़्यादा मैन को ही प्रेफर करती है, एक लड़के को ही प्रेफर करती है, कि वो चाहती है कि उनका लड़का ही बॉर्न हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो सोसाइटी में एक पावरफुल रहेगा और इकोनॉमिकली भी अच्छा अर्न कर पाएगा। तो ये है। एंड द सेकेंड इज़ कि इतनी कम वुमेंस हुए हैं क्योंकि डाउरी सिस्टम, हमारी कंट्री में डाउरी सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है। डाउरी सिस्टम मतलब दहेज वहेज, तो दहेज की वजह से भी बहुत सारे जो फैमिलीज़ है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी कोई लड़की पैदा हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज पेरेंट्स आर आल्सो फील इनसिक्योर इफ़ द गर्ल चाइल्ड वाज बोर्न। तीसरा है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि अगर गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो उनको लगता है कि थोड़ा सा बोझ आ गया हमारे पे, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में जो वुमेंस की पॉपुलेशन है वो कम ही है। अगर मैं केरल की बात करूँ ना, तो सिर्फ 1000 मैन के मुकाबले 1084 फीमेल है, यानी केरला के अंदर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पुडुचेरी की भी बात करें तो 1038 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल के मुकाबले। तो अगर आप अभी बच्चे हो, अगर आगे चल कर आपकी शादी नहीं होती तो गो टू केरला और पुडुचेरी, इट विल हेल्प यू, ठीक है। ओके यार, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके यार, एक और बात, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर वो नहीं दे रखा होगा तो आप मेरे को बताना, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। अगर ना हो नोट्स तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड एक और बात यार, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे वीडियो लाइक करते हैं, चैनल को मतलब जितना हो सके यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो डू सब्सक्राइब यार, और कमेंट करो, क्योंकि बेशक अगर थोड़ा सा भी समझ आता है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि यार यही इंस्पिरेशन का सोर्स है। अभी मेरे को इससे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो कोई बात नहीं यार, पूरी वीडियो देख लो एक बार, समझ आए, अच्छा लगे आपको और लगे कि यार इस चैनल से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो रही है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। ओके, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब देखो, आपको पता ही है कि मैंने शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि एक कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा जो मेजर फैक्टर होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो स्किल्ड होती है, जिसके पास नॉलेज होती है, और कहते हैं कि नॉलेज किससे आती है? पढ़ाई से आती है। तो एक लिटरेसी रेट हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता वो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाता हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि अगर लेबर्स की बात करूँ, वो करते हैं, एफर्ट करते हैं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा मेजर रोल है, बट वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते जितना एक पढ़ा लिखा कर पाता है। तो इसलिए लिटरेसी रेट इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए जानना, और जितने ज़्यादा लिटरेसी रेट हमारी होगी कंट्री की उतने अच्छा होगा। तो हम अपनी कंट्री का देखते हैं क्या हाल है। ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक ए इंटेलिजेंट चॉइस एंड अंडरटेक द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, है ना, बहुत अच्छे काम कर सकता है और अच्छे डिसीजन ले सकता है। अगर 2011 के सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जनगणना इसको हिंदी में कहते हैं। 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग 7 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा, लड़का लड़की कोई भी हो, जो एक लैंग्वेज लिख सकता हो और एक लैंग्वेज समझ सकता हो, उसको हम लिटरेट कहेंगे। ये आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन कि हम लिटरेट। एक और बात यार, मैं ना नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर के में जो आ रखे होंगे वो, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका भी जो लिंक दे रखा होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। और पूरी वीडियो ना आप एंड तक देखोगे ना तो आपको यहाँ पर मतलब एक बॉक्स बना हुआ आएगा जिसमें वीडियो होगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, वो एक्चुअल में वीडियो के एंड में ही लगा हुआ होता है, बट आप पूरी वीडियो नहीं देखते। तो यार पूरी वीडियो देखो, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ओके यार, लिटरेट क्या होते हैं? 7 साल से ज़्यादा उम्र का लड़का या लड़की जो एक लैंग्वेज लिखना या पढ़ना जानता है, उसको हम लिटरेट कहेंगे। 2011 के सेंसेक्स की बात करें तो 73% मेल, जो 73% जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, यानी जिसमें से एवरेज है, ये एवरेज 73%। एवरेजली 2011 के सेंसेक्स की बात करें तो 73% ऑफ पॉपुलेशन हमारी लिटरेट है, जो कि अच्छी बात है, बट यार बहुत कम है, अभी भी हम इसमें और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। मैन की बात करें तो ऑलमोस्ट 81% जो मैन है, मेल है इस कंट्री में, हमारी कंट्री में, वो लिटरेट है, और 64% वुमेन लिटरेट नहीं है, कम है। इसका भी रीज़न आप जानते ही हो, बहुत सारी फैमिली नहीं पढ़ाती अपनी वुमेंस को, अपने बच्चों को, अपनी फीमेल्स को,
ठीक है, इनसिक्योर हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ऑक्यूपेशन तो आपको पता ही होगा, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है काम, के काम हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग काम कौन कौन से करते हैं। तो सबसे पहले काम को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्जरी एक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लोग कौन कौन सा काम करते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है कंट्री की डेवलपमेंट पे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर टू द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यानी एक कंट्री में जो डिफरेंट काम करते हैं लोग, उसको ही हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। यानी जो पॉपुलेशन है वो जो पॉपुलेशन जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन करती है उसको ही हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। पहला होता है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या, वो लोग जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, इन सब से रिलेटेड होते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। यानी जो इसमें काम करता है उसको प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करा जाता है, जो इन सब में काम करता है। दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्री में, तो वो सारे के सारे सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। ओके, चलो अब कमेंट करके ये भी बताना कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कौन से सेक्टर में वर्क करते हैं। आप क्या प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हो, सेकेंडरी सेक्टर में आपके पेरेंट्स वर्क करते हैं, या टर्जरी सेक्टर। अब टर्जरी एक्टिविटी क्या होती है, टर्जरी एक्टिविटी वो होती है जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो सर्विस सेक्टर, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, कॉलिंग वगैरह जिसे आप कह सकते हो, कॉमर्स, बिजनेस वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑफिस में जो वर्क करते हैं, और अदर सर्विसेज, ठीक है। एक जो आप डेवलप्ड कंट्री यानी अमेरिका वगैरह की बात करोगे ना, देखोगे तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर उनका जो पोर्शन है वो सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर पे काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर पे काम करते हैं, खेती बाड़ी कम करते हैं बहुत, ठीक है। बट डेवलपिंग कंट्री जैसे अगर हमारी भारत की बात करें तो वो कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर मैं भारत की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, तो 64% जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डिफाइंड 3 ऑक्यूपेशनल डिफाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और ये समझ आ गया ना आपको कि कितना परसेंट है, 64% एग्रीकल्चर पे, और वहीं बात करें तो 13% हमारा सेकेंडरी सेक्टर पे है, और टर्जरी सेक्टर पे हमारा 20% है, जो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, तो क्या नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा हेल्थ, ठीक है। हेल्थ भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन का कंपोजिशन है, क्योंकि आपको पता है एक पर्सन अगर हेल्थी होगा तभी वो एक कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर इंडिया की बात करें ना, तो पहले से हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है, ठीक है। हमारी जो कंट्री का डेथ रेट है, जो लोग मरते हैं, वो बहुत कम हो चुका है, ठीक है। पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा होता था, यानी 1000 में से ऑलमोस्ट 25 लोग मर जाते थे। डेथ रेट जो था इतना हाई था मेडिकल केसेस में, यानी किसी को कोई बीमारी होती थी तो 1000 में से 25 लोग मर जाते थे। बट अब कम है, अब 1000 में से ऑलमोस्ट 8.1 परसेंटेज में ऐसे दे रखा है कि ऑलमोस्ट 8 लोग ही मरते हैं मेडिकल कंडीशन की वजह से, जो कि बहुत अच्छी बात है, 2001 के डेटा की है ये। ओके, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ चुकी है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ चुकी है, ठीक है। बर्थ के टाइम अगर मैं बात करूं तो वो भी बढ़ चुकी है। पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी कम थी। अगर मैं 1951 की बात करूं तो बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही कम जी पाते थे बिकॉज ऑफ मेडिकल रीज़न, बट आज वो 64.6 है, क्योंकि मेडिकल कंडीशन अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और ये क्यों हुआ है, मतलब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ चुकी है, लोग अब ज़्यादा क्यों जीते हैं, इसके 3 कारण हैं। हेल्थ प्रॉब्लम इम्प्रूव हो चुकी है, अब हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी ये जो टीबी वगैरह के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे कर रही है, अब ऐसी फैलने वाली बीमारी बहुत कम लगती है लोगों को। एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अलाइनमेंट, यानी ये बहुत अच्छी फैसिलिटी आ गई है जो गवर्नमेंट देती है, जिसकी वजह से जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। पता नहीं डेटा इन्होंने कहाँ से लिया है, क्योंकि अगर दिल्ली की हालत की बात करें तो हवा साफ नहीं मिल रही, हेल्थ की क्या बात करें।
चलो, अगर हेल्थ एक सीरियसली और मेजर कंसर्न है इंडिया में ना, बहुत सारी अभी भी हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो लोगों को बहुत एरिया में ऐसा होता है कि कैलोरी कंजम्पशन बहुत कम है। गांव वाले इलाके में बहुत ज़्यादा लोगों को कम कैलोरी मिलती है, कम फूड मिलता है, जिसकी वजह से वो आज भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे एरिया में, रूरल एरिया में बात करें तो पीने का पानी, साफ़ पीने का पानी भी नहीं है, और बेसिक जो सैनिटेशन, साफ़ सफाई, जो बेसिक सैनिटेशन चाहिए होती है वो भी नहीं है। और ये 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, यानी जितने भी लोग गांव में रहते हैं उसमें से 1/3 की ये हालत है, जो कि बहुत बुरा है। लास्ट 2 टॉपिक जिससे मोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, एडोलेसेंस पॉपुलेशन। देखो, एडोलेसेंस पॉपुलेशन साइंस में पढ़ा होगा आपने, क्या होता है एडोलेसेंस पॉपुलेशन? जो 11 से लेकर 19 साल के जो लोग होते हैं वो होते हैं एडोलेसेंस पॉपुलेशन। ठीक है। ये क्या होते हैं? इट कॉन्स्टिट्यूट्स द 1/5 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूँ तो 1/5 जो लोग हैं वो एडोलेसेंस एज में ही आते हैं, यानी 11 से 19 साल के जो 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट 20% है हमारे इंडिया में। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी कंट्री का आने वाला फ्यूचर है, फ्यूचर रिसोर्स है कहीं ना कहीं। ठीक है। इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है और एक नॉर्मल चाइल्ड से इनको थोड़ा अच्छा चाहिए होता है। अगर बच्चों की बात करें 10 साल से कम, तो शायद उनको इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होता जितना इनको चाहिए होता है 10 साल से 19 साल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर बनने इंडिया का, और इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है फूड के और न्यूट्रिशन के उसमें। इंडिया द डाइट अवेलेबल फॉर द एडोलेसेंस इज़ इनएडिक्वेट इन ऑल द न्यूट्रिशन। ठीक है। ज़्यादातर सारी चीज़ें चाहिए होती है, मतलब अगर इंडिया की बात करें तो थोड़ा कम मिल पाता है लोगों को। बहुत एरिया में ऐसा होता है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल पाता है, बहुत अच्छे से फूड नहीं मिल पाता। द लार्ज नंबर ऑफ द एडोलेसेंस गर्ल, बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल की बात करें, अगर 10 से 19 साल की लड़कियों की बात करें तो अनेमिया से वो पीड़ित हैं, यानी रेड ब्लड सेल उनमें बहुत कम होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा खून का रंग लाल होता है, तो वो बहुत कमी है। और साथ ही में जो द अवेयरनेस कैन बी इम्प्रूव थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड द एजुकेशन अमंग द एडोलेसेंस गर्ल, यानी ये जो चीज़ें हैं ये अगर मैं बात करूँ, ये एडोलेसेंस जो पॉपुलेशन है उनको कैसे अवेयर कर सकते हैं, उनके खाने पीने के लिए कैसे कर सकते हैं, थोड़ी लिटरेसी, उनको पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन दे के, जिससे वो अपनी हेल्थ के बारे में अच्छा सोच सके और अच्छा कर सके। ठीक है। ओके। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1952 में गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसमें एक अच्छा पेरेंटहुड, यानी कम से कम फैमिली होनी चाहिए और उनका वेलफेयर होना चाहिए, उसके लिए स्कीम लाई गई थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952 में लेकर आई थी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज सॉट टू प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन द वॉलंटरी बेसिस, यानी एक प्लान, देखो आपको पता ही है इंडिया में बहुत सारे लोग खाली बैठे होते हैं तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। बास्केटबॉल से लेकर मतलब क्रिकेट टीम तक अपनी खड़ी कर देते हैं, तो इसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और अच्छा पेरेंटहुड बनने के लिए कम से कम बच्चे हों जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे कम हो, तो आप अच्छा कर पाओगे। जैसे मान लो एक पर्सन है, उसके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, बच्चों को अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पाएगा, बट अगर कम बच्चे हुए तो वो अच्छी फैसिलिटी दे पाएगा। तो ये है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो फ्री एंड कंपलसरी स्कूलिंग कर दें 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है। चाइल्ड लेबर रोक के उनको पढ़ने के लिए बोला जाए 14 साल के बच्चों को। तो हम एक, क्योंकि जब बच्चा एजुकेटेड होता है ना तो वो अपनी फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छे से करता है। ठीक है। एंड रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो द 30 पर लाइफ बर्थ, यानी अब क्या हो गया, पहले जो बच्चे पैदा होते थे वो बहुत कम जी पाते थे। ठीक है। बट आज वो ज़्यादा हो रही है, जिससे एक अच्छा पेरेंटहुड भी मोटिवेट हो रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो लोग पैदा होने के टाइम में मर जाते हैं, तो वो रेट भी अब घट चुका है। ठीक है। जो कि एक अच्छी बात है हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से। और ये और मतलब कैसे एक अच्छा प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, एक फैमिली को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, बाय अचीविंग इम्यूनाइजेशन। और आपको पता है पोलियो की ड्रॉप्स चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन लगाई जाती है, जिससे उनको डिजीज़ से बचाया जाए, कि एक अच्छी फैमिली बने और एक स्वस्थ फैमिली बने और कंट्री में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। और ये चाइल्ड मैरिज को और ये जो फोर्स मैरिज होती है गर्ल्स की, उसको रोक कर और उनको थोड़ा और पढ़ाकर
और क्योंकि जब एक लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी होती है तो उनको पता होता है कि एक फैमिली कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यार। नोट्स निकाल के अगर आप यही लर्न करके जाओगे ना 101% आपको 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो नोट्स कॉपी करके, आज थोड़ा सा बुखार सा हो रहा है इसलिए थोड़ी सी हालत ऐसी है, थोड़ा आप देख रहे होंगे कि आप वो आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, वो लाउडनेस नहीं है, बट बच्चे ने रिक्वेस्ट करी थी तो इसलिए मैंने बनाया है। चलो, एनपीपी, ठीक है, एनपीपी एंड वही नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी और एडोलेसेंस। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें कही थी, ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है ना, जो ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से फैलती है, ठीक है, साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ऐसी डिजीज़ जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलती है बाय सेक्सुअल कह सकते हो आप रिलेशन से, फिजिकल रिलेशन से जो फैलती है, उसको लेकर अवेयरनेस लगाने के लिए, जगाने के लिए क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है। ठीक है, उस प्लान का क्या एम है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला, टुवर्ड द इनकरेजिंग डिले मैरिज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, यानी देखो बच्चों को ज़्यादा थोड़ा, मतलब पहले क्या होता है, चाइल्ड मैरिज होती है 14-15 साल में कर देते हैं मैरिज, बट उनकी एज को थोड़ा ज़्यादा बड़े होना है, यानी 21 साल मेल की और 18 फीमेल की, इसमें मैरिज करवाया जाए तो सही रहता है। दूसरा है कि जो अनप्रोडक्टिव सेक्स के बारे में एजुकेशन देना। अनप्रोडक्टिव सेक्स आपको पता होगा, साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, यानी ये जो अनप्रोडक्टिव ऐसी सर्विसेज, ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोक सके, उन चीज़ों को थोड़ा कम दाम में देकर, पूरी तरह को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप खुद थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन सर्विसेज, स्ट्रेंथ और द लीगल मेजर। ये सारी की सारी चीज़ें, देखो लीगल मेजर यानी ये जो चाइल्ड मैरिज जो करता है उस पर लीगल कुछ लगाकर और लीगल सेंटेंस देकर, यानी कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डालकर, ठीक है, और प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, लोगों को फ्री में फूड देकर भी हम ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं।